आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो हमारी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसके भाग 13 में आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न जो जीन प्याजे का जो सिद्धांत है उससे संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, और ये जो रीड प्री और रीड मेन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आदि सभी एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, दृष्टि से हटने के बाद दृष्टि से हटाने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है आरंभिक किशोरावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दृष्टि से हटाने के बाद मस्तिष्क से कोई चीज का हट जाना, ये जो किसकी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ये पाया जाता है संवेदी गामक अवस्था में। जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसके सामने से अगर हम कोई चीज को हटा दें तो उसके मस्तिष्क से भी वो चीज हट जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था। और 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, लेकिन 2 वर्ष के अंत तक जाते जाते 2 वर्ष के अंत में जाते जाते बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि मस्तिष्क का सामने से हटाने के बाद वह चीज उसके मस्तिष्क से हटती नहीं है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखना है वह है, ऑप्शन 1 दे रखा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है अमूर्त चिंतन के द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध के द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है मूर्त चिंतन द्वारा, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के अनुसार विकास की जो प्रथम अवस्था होती है जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था संवेदी गामक अवस्था में सबसे ज्यादा बालक किसके द्वारा सीखता है? तो अमूर्त चिंतन के द्वारा वो सीखेगा नहीं, क्योंकि अमूर्त चिंतन के द्वारा तो वो सीखेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध के द्वारा तो भाषा बालक सीखना स्टार्ट करेगा 2 साल के बाद में। और मूर्त चिंतन के द्वारा, मूर्त चिंतन होता है 7 से 11 वर्ष का, तो इस अवस्था में भी बालक इसके मूर्त चिंतन के द्वारा कोई चीज सीख नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा जो प्रथम अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, उसमें इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही बालक सबसे ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है इंद्रिय गामक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में 4 अवस्था उन्होंने बताई है। तो पहली जो अवस्था बताई है वो बताई इंद्रिय गामक अवस्था, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में याद कर ले, हिंदी में अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलते हैं। तो ये होती है 2 से 7 वर्ष की। इसके बाद में प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद में कंक्रीट वाली है यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक है फॉर्मल यानी कि अनौपचारिक जो अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो ये पूछा क्या है इसमें कि कौन सा चरण इसके अंदर सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जैसी पियाजे ने कोई जो अवस्था है वो बताई नहीं है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इंद्रिय गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष के मध्य में, पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगी 2 से 7 वर्ष के मध्य में, और अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो होती है 11 से 13 वर्ष में, और इसके बीच में एक अवस्था और होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है 7 से 11 वर्ष के मध्य में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है जीववाद का, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्म केंद्रण का, ऑप्शन 3 दे रखा है आलोचना का, ऑप्शन 4 दे रखा है अंतर्ज्ञान का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक 3 साल का बच्चा ये कहता है कि सूरज क्या है? क्रोधित है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो इस प्रकार की बातें जो करते हैं बच्चे, ये जो अवस्था है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उदाहरण है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और बालक सूरज क्रोधित यानी सूरज को क्या समझ रहा है? वो सजीव समझ रहा है, यानी कि बालक इसमें क्या करता है? निर्जीव वस्तु को क्या समझने लग जाता है? निर्जीव को भी सजीव समझने लग जाता है। और इसको बोलते हैं जीववाद। क्या बोलते हैं इसको? जीववाद इसको बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिज्म इसको बोला जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जीववाद। और आत्म केंद्र में किसमें पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। इसमें बालक अपने तथा दूसरे के विचारों में अंतर नहीं कर पाता। उसमें बालक को ऐसा लगता है कि वो जो सोच रहा है वही सही है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जीववाद का उदाहरण है सूरज क्रोधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान दे रखा है भिन्न होता है बजाय के।
तो ऑप्शन 1 दे रखा है मात्रा प्रकार, ऑप्शन 2 दे रखा है आकार मूर्त प्रकृता, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रकार एवं मात्रा, ऑप्शन 3 दे रखा है आकार एवं किस्म, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसके अनुसार ये पूछा है कि पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन होता है वयस्कों से किस में भिन्न होता है बजाय प्रकार के, बजाय किसके, हाँ ये पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है, इसका जो सही आंसर है वो है सीटेट में जो माना है वो है इसका आंसर पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है उसकी मात्रा के। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 है। ऑप्शन रिक्त स्थान दे रखा है शुरू में, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 2 दे रखा है पावलोव, ऑप्शन 3 दे रखा है युंग, ऑप्शन 4 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किसके अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माण करते हैं और वो नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये कथन है पियाजे का, यानी कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसकी इनकी एक परिभाषा और है, बालक ज्ञान का निर्माण क्या करता है, स्वयं करता है। बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। और एक है बालक का जो विकास है, बालक का विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है। संज्ञानात्मक जो विकास होता है बालक का, संज्ञानात्मक विकास किससे होकर गुजरता है, अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो एक इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पियाजे, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 दे रखा है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। ऑप्शन 2 दे रखा है वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3 दे रखा है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ऑप्शन 4 दे रखा है परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जीन पियाजे का जो प्रस्तुत संरक्षण का नियम है वो संरक्षण के प्रत्ययों का तात्पर्य यह है कि मतलब कि पदार्थ बदलने पर उसकी मात्रा नहीं बदलती है। तो इसका जो सही आंसर माना है वो रहेगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। जैसे इसका मतलब यह है कि जैसे हमने किसी पात्र में पानी रखा और उसी पानी को हमने पहले गिलास में रखा और उसी पानी को हम किसी भी जैसे बीकर वगैरह में रखेंगे तो पानी का जो गुणधर्म है भौतिक गुणधर्म वो वही रहेंगे, भले उनकी आकृति जरूर बदल गई हो। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8 है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन 2 दे रखा है इस वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। ऑप्शन 3 दे रखा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। उन्होंने कहा है कि भाषा है वो भी है कि बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और वह नन्हे वैज्ञानिक है। तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की जो सक्रिय खोजबीन है वो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। ऑप्शन 1 दे रखा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 2 दे रखा संवेदी चालक अवस्था। ऑप्शन 3 दे रखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4 दे रखा संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो परिकल्पित निगमनात्मक जो तर्क किस अवधि में विकसित होता है, तो ये जो विकसित होता है ये होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है ये। चिंतन में इसके अंदर अधिक लचीलापन आ जाता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और चिंतन कौन सा हो जाता है, अधिक तार्किक हो जाता है। और निगमनात्मक तर्क भी कौन सी में आ जाता है इसके अंदर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इसको जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसको एक संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था भी इसको कहा जाता है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की जो अवस्था है वो किसे कहा जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, एक बालक टमाटर से अच्छे से परिचित है परंतु उसने कभी सेब नहीं देखी। सेब को देखते ही बालक चिल्लाता है कि ये टमाटर है। तब माँ कहती है नहीं ये एक सेब है। ये उदाहरण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका समंजन। ऑप्शन 2 दे रखा है समावेशीकरण और इसके ओब्लिक में दे रखा है आत्मसात। वैसे समावेशीकरण और जो आत्मसात है, हाँ समावेशीकरण और जो आत्मसातीकरण है, तो आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति नए ज्ञान जो होता है उसको अपना जो पूर्व ज्ञान है उसमें जोड़ लेता है। जैसे बालक ने कभी सेब नहीं देखी लेकिन माँ ने उससे कहा कि बेटा ये टमाटर है, ये सेब
बालक माँ, उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा ये एक सेब है। तो बालक ने जो अपना पुराना ज्ञान है उसमें क्या कर लिया, संशोधन कर लिया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को क्या कहा है। ऑप्शन 1 दे रखा अनुकूलन, ऑप्शन 2 दे रखा है स्कीमा, ऑप्शन 3 दे रखा संरक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा अतः प्रज्ञा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली जो परस्पर क्रिया है उसके द्वारा निर्मित जो समतुल्य होता है उसको कहा जाता है अनुकूलन। क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन होता क्या है, अनुकूलन पूर्वी ज्ञान जो उसका पहले का ज्ञान है और जो वातावरण से उसको नया ज्ञान मिलता है, उन दोनों के मध्य में जो संतुलन बनता है उसको बोलते हैं अनुकूलन। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है समावेश, ऑप्शन 2 दे रखा है समायोजन, ऑप्शन 3 दे रखा है संतुलन, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञान विघ्न, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो दे रखा है प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच में से संतुलन की क्रिया है उसको जाना जाता है संतुलन के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, संतुलन के नाम से उसे जाना जाता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और ये जो प्रश्न पूछा गया था रीट लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है। रीट लेवल 1 जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसके अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। रीट लेवल 1 में 12 तारीख 0 मतलब 12 फरवरी 2018 को एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। और इसमें पूछा भी है कि जो पुराने और नया ज्ञान जो आदमी मतलब बच्चा जो अनुभव लेता है उनके बीच में जो संतुलन बन जाता है, यानी कि वो अपनी पुरानी जो स्कीमा है उसके अंदर जो संशोधन करने के बाद में उन दोनों के बीच की जो मतलब संतुलन होता है, संतुलन की क्रिया है, उसको संतुलन के नाम से ही जाना जाता है। इक्विलिब्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, स्कीमा का मतलब है। ये प्रश्न भी रीट लेवल 2 में पूछा गया है। रीट लेवल 2 एग्जाम वही 11 तारीख को हुई थी इसकी एग्जाम। उसकी जो लेवल 1 की है वो तो हुई थी 12 को और ये हुई थी 18 में 11 तारीख को 11 फरवरी को। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसकी खंडन क्रिया विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है अधिगम विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक प्रतिवाद की क्रिया विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वह वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है अहम भाव, ऑप्शन 2 दे रखा है संरक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है जीववाद, ऑप्शन 4 दे रखा है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि जब कोई बच्चा निर्जीव वस्तु की तुलना सजीवता से करने लग जाए या मानव के गुणों से संबंधित करने लग जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, जीववाद एनिज्म। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। ये किसके द्वारा होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है अवशोषण और समंजन, ऑप्शन 3 दे रखा है इसका संप्राप्ति और स्वतः सहसंबंध, ऑप्शन जो अगला दे रखा है 3 आत्मसातीकरण और समंजन दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है आत्मसातीकरण और प्रिया अनुकूल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो इस प्रकार से बना हुआ सिद्धांत है। इसमें एक तरफ तो लिखा हुआ है संगठन और एक तरफ है अनुकूलन। अनुकूलन के 2 भाग है इसके अंदर, एक तो है आत्मसातीकरण और एक है इसके अंदर विशिष्टीकरण या इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। इंग्लिश में एक ही शब्द याद रखें एकोमोडेशन, और आत्मसातीकरण को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो इसको जो आत्मसातीकरण का तो मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति नए ज्ञान को अपना जो पूर्व ज्ञान होता है उसकी जो योजनाएं होती है उसमें शामिल कर लेता है। अर्थात बालक जो नए ज्ञान जो उसको मिल रहा है उसका आत्मसात पुराने जो अपनी स्कीमा है उसके अंदर कर लेता है। और जो समाविष्टीकरण या समंजन जो है इसमें मतलब बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, बिल्कुल नवीन ज्ञान प्राप्त करता है जिसने उसने कभी उसके बारे में चीज के बारे में सुना भी नहीं है और इसकी स्कीमा में ये बदलता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, अनुकूलन में कौन कौन सी चीजें शामिल है। अनुकूलन में एक तो आत्मसातीकरण शामिल है और एक समंजन शामिल है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है। ऑप्शन 1 दे रखा है स्कीमा, ऑप्शन 2 दे रखा है समायोजन, ऑप्शन 3 दे रखा है समावेशन, ऑप्शन 4 दे रखा है आत्मसातीकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो माना है इन्होंने स्कीमा। क्या माना है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं क्या नाम दिया है, स्कीमा नाम दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, कोई वस्तु क्या है
हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है निर्माण, ऑप्शन 2 दे रखा है नेटवर्क, ऑप्शन 3 दे रखा है स्कीमा, ऑप्शन 4 दे रखा है संरचना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है स्कीमा। क्या कहा जाता है, स्कीमा। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मोनू के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं। ये दृष्टिकोण किस अवस्था में है। ऑप्शन 1 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है सेंसरी मोटर अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये मैंने पहले बताया कि जो बालक में अपने और दूसरे के जो नजरिया होता है उसके अंदर बालक अंतर करना संभव नहीं पाता। तो ये जो अवस्था है ये होती है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं, यानी कि आत्मकेंद्रण होना, और ये पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 4। और 3 पर्वत समस्या जो है उसका प्रयोग भी इसी जो अहम केंद्र आत्म केंद्र होता है बालक, उसी को समझाने के लिए किया गया था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी निम्न की एक विशेषता है। ऑप्शन 1 दे रखा है विलंबित बचपन, यानी कि जो प्रारंभ उत्तर बाल्य अवस्था होती है उसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन 2 दे रखा है प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन 3 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है वयस्कता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के अनुसार जो व्यक्तिगत कहानियां वगैरह जो बालक जो कल्पना करके जो कहानियां वगैरह बनाता है, तो ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है किशोरावस्था में, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसमें पाई जाती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये चीजें होती है, 11 से 13 वर्ष की अवस्था में, 11 से 13 वर्ष की अवस्था में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, जीन पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे होते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक, ऑप्शन 2 दे रखा है जटिल, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्म केंद्रित, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुकूलनीय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं एक तो, और एक होते हैं वो कौन से, एक एनिज्म, एनिज्म ये होते हैं, यानी कि जीववाद जो प्रकृति पाई जाती है वो दोनों चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे हमारे जीन पियाजे से संबंधित आज के 20 प्रश्न, अभी तक इसमें 2 भाग में, और हम जीन पियाजे से संबंधित जितने प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं हम उनको सबको करने वाले हैं, क्योंकि जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जो सभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 2 या 3 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे गए जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।